हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरआरबी एएलपी 2025 की वैकेंसी आई है 9970। ये 2024 में वैकेंसी आई थी, पिछले साल ये जनवरी में वैकेंसी आई। उसका सीबीटी 1 हुआ, और सीबीटी 1 जब हुआ वो शायद सितंबर अक्टूबर में हुआ। फिर सीबीटी 2 की भी डेट आई। सीबीटी 2 कुछ बच्चों का हुआ, कुछ का पहले ही जाकर के कैंसिल हो गया। वहां पहुंचे भी बच्चे सेंटर्स पे, बहुत बच्चों में नाराजगी भी है। अब दोबारा वो मई में आपको एग्जाम की डेट भी मिल गई है। तो बच्चे जो एएलपी 2024 वाले हैं वो थोड़े से हताश और निराश इसलिए हैं, इतना एक्साइटेड इस वैकेंसी से इसलिए नहीं है क्योंकि एएलपी 2024 अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और उनके हाथों में अभी कुछ है नहीं। एएलपी सीबीटी 1 कराया है, बस उसका रिजल्ट दिया है। इससे ज्यादा रेलवे ने कुछ नहीं किया है, इसलिए बहुत ज्यादा बच्चा इस वाली वैकेंसी को लेकर के उत्साहित नहीं है, जबकि एएलपी 2024 से बच्चा बहुत उत्साहित था। हालांकि इसमें बहुत सारे बच्चों के अलग अलग मुद्दे भी हैं। पिछले वाली में 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिला था, इस बार वो एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो बच्चे लोग उसकी भी लगातार डिमांड कर रहे हैं। पर ये सच्चाई है कि इस बार वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। चाहे आप इस वीडियो को किस वे में लेंगे वो मुझे नहीं पता, पर जो सच्चाई है वो यही है कि रेलवे का कहना है कि कोरोना के बाद पहली बार वैकेंसीज आई थी, उस हिसाब से हमें एक बार एज रिलैक्सेशन आपको दे दिया है, वो भी 3 साल का। ठीक है, वो 5 का होना चाहिए था, वो 6 का होना चाहिए था, 5 साल वैकेंसी नहीं आई। तो ऐसा रेलवे कह सकता है कि भाई हमने पहले बोला भी नहीं था कि हम हर साल लेके आएंगे, तो हम 5-6 साल का क्यों करें? या तो हम 5-6 साल का उनको कोई रीजन दें कि 5-6 साल का आपको देना चाहिए था, 3 का आपने दिया, चलो 3-3 का 2 बार पार्टों में बांट दो। पर वो ऐसा मतलब जस्टिफिकेशन किसी तरह से नहीं दिया जा सकता। तो ये एक हकीकत है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एज रिलैक्सेशन मतलब बहुत कम चांस है। ठीक है, तो अब मैं आपको एएलपी से संबंधित जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट्स के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। बच्चों, जैसे फॉर्म की ओपनिंग डेट 12 अप्रैल, बिल्कुल ये पहला ही पेज है, और मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं यहां था नहीं, तो इसलिए वीडियो आ नहीं पाया समय से। तो क्लोजिंग डेट 11 मई है। 12 अप्रैल से 11 मई यानी पूरा 1 महीना आपका फॉर्म चलेगा। और ये जो वैकेंसीज है 9970 है। आपको पे लेवल इसका 2 दिखता है। लेवल 1 सबसे छोटा है जो ग्रुप डी का होता है, लेवल 2 एएलपी का है, और लेवल 2, 3, 4, 5 एनटीपीसी में आते हैं। 4, 5, 6 तक लेवल होते हैं, यानी इस लेवल की नौकरी आपको मिलने वाली है। तो लेवल 2 वाली नौकरी आपको मिलेगी 19,900। इसमें आपकी बेसिक पे होती है, जो आमतौर पर अगर मैं सैलरी देखूं तो जो करीब करीब 40,000 35,000 के आसपास बन जाएगी। डीएवीए मिला के, टीएडीए सब मिला करके 40,000 के आसपास ये सैलरी बैठ जाएगी। बट ये एएलपी वालों को जो ओवर टाइम मिलता है, जब ट्रेन में उनको चलाने का मौका मिलता है, तो वो 2 साल 2.5 साल 3 साल उसमें लगेंगे ट्रेनिंग व्रेनिंग के बाद। तो ऐसा भी इसमें बताया जाता है, उन्हीं बच्चों से पूछ करके बता रहा हूं कि ओवर टाइमिंग तब आपको बहुत मिलती है, और ओवर टाइमिंग बहुत अच्छा इसमें मिलना होता है। और भाई करीब 1-1 लाख तक बच्चों ने इसमें सैलरी पाई है। ठीक है, इतने इंसेंटिव इसके अंदर मिलते हैं, जो शायद आपको एनटीपीसी में लेवल 6 की जॉब पाकर भी किसी किसी पोस्ट पे आपको 1 लाख सैलरी नहीं मिलेगी। हालांकि वहां भी इंसेंटिव है, उनकी और ज्यादा भी बन सकती है, पर नॉर्मल सैलरी की मैं बात कर रहा हूं। चलो, 18 से 30 ये जनरल के लिए एज है। और इसमें भाई एक और बात बता दूं कि मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे खतरनाक इसमें मांगते हैं। यानी आप जो पुलिस की वैकेंसी से एक्सपेक्ट करते हो ना मेडिकल, आपकी आईज इतनी परफेक्ट होनी चाहिए। पुलिस में भी उतनी परफेक्ट आईज नहीं मांगते, आर्मी में भी उतनी परफेक्ट नहीं मांगते जितनी इसमें मांगते हैं, क्योंकि आपका काम ही ट्रेन चलाने का है। तो आपकी अगर आईज ही परफेक्ट नहीं होंगी तो आप गड़बड़ करोगे, यानी दिक्कत हो सकती है। कोशिश करने वाली कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश में अगर सभी टीचर्स एकमत होंगे, आप सब एकमत हैं, तो हम लोग बाहर नहीं है, आरडब्ल्यू आपके साथ रहेगा, इतना आप भरोसा रखिएगा। दूसरी बात बच्चों कि फॉर्म अब आपको मालूम है कि 9970 वैकेंसीज के लिए 12 अप्रैल से फॉर्म शुरू भी हो चुके हैं। और ये सबसे अच्छी बात बस यही एक चीज लगी है कि 2024 में वैकेंसी, रेलवे ने वादा किया था 2024 में कि हम हर साल वैकेंसी लेके आएंगे। जनवरी में तो नहीं आ पाई, पर 12 अप्रैल को आ गई, और सबसे पहले आनी भी यही थी। तो इसका मतलब है रेलवे ने हर साल के बजाय बस इतना कह सकते हैं कि 15 महीने में, साल में 12 महीने होते हैं, बस ये 15 महीने में रिपीट कर दिया। और उम्मीद करेंगे कि आने वाली सारी वैकेंसीज 15-15 महीने में रिपीट हों, तब जाकर के बच्चे लोग संतुष्ट होंगे कि हाँ, रेलवे ने अपना वादा पूरा किया है। चलो, तो उसमें रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, दूसरी एक और वैकेंसीज आपको दिखा दूं कि भाई जोन वाइज वैकेंसीज भर्ती होती है। मतलब आप ट्रेन कहां पर कितना एरिया में चलाओगे, ये आपके जोन पर डिपेंड करेगा कि आपको जोन कौन सा मिला हुआ है। ठीक है, आप लॉन्ग रूट की ट्रेन तो हो सकता है पूरे भारत में ही आपको चलाए, पर आपको ड्यूटी वहीं आके खत्म होगी। ठीक है, तो वो अपना उनका प्रोसीजर है, पर मैं आपको बता देता हूं। और जोन चेंज होगा नहीं होगा, कब होगा, इस बात को तो थोड़ा सा मतलब अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जोन वाइज अगर वो भर्ती कर रहे हैं तो फिर उनको परफेक्ट या तो म्यूचुअल ट्रांसफर होते हैं, या स्पाउस बेस पे ट्रांसफर होते हैं, या फिर अगर कोई अंदर पॉलिसी आ गई है रेलवे में कि ट्रांसफर पॉलिसी ये है, पहले आप 2-3 साल तो भूल जाओ कोई ट्रांसफर होगा किसी जोन से दूसरे जोन में। तो आप ये मान सकते हो कि जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है, पहले आप एक बार ये देख लीजिए। ये पूरी 9970 वैकेंसीज का ब्यौरा है, किस जोन में है और कौन से जोन में हमें डालना है। तो भाई इस हिसाब से आप अपना जोन चुन सकते हो, किस जोन में आप फॉर्म डालोगे। ठीक है, जैसे सिकंदराबाद जोन आरआरबी, रांची आरआरबी, पटना आरआरबी, मुजफ्फरपुर आरआरबी, मुंबई आरआरबी, मालदा आरआरबी, कोलकाता आरआरबी, तो आरआरबी के हिसाब से है। अब मान लीजिए कोई यूपी का बच्चा है, सर मुझे चंडीगढ़ डालना है, या मुझे गोरखपुर भी इसमें होगा, ये रहा, या मुझे प्रयागराज या इलाहाबाद, इलाहाबादी अभी नाम इसमें यहाँ, तो इलाहाबाद, तो भाई यूपी के बच्चे के पास गोरखपुर भी, इलाहाबाद भी ऑप्शन है, वो चाहे तो चंडीगढ़ भी ऑप्शन है, क्योंकि ये गाजियाबाद और नोएडा तक का एरिया चंडीगढ़ में ही काउंट होता है ना। तो इस आरआरबी के सबके अपने जोन बटे हुए हैं। और ये मत मानो कि जैसे प्रयागराज है तो केवल प्रयागराज के अंदर ड्यूटी रहेगी, क्योंकि ट्रेन केवल प्रयागराज से प्रयागराज नहीं चलती, वो दूर तक चलती है, और उसका एरिया बटा हुआ है रेलवे के हिसाब से। ठीक है, तो इसको किसी और हिसाब से डिवीजन नहीं करना है हमें।
अब अगर और देखें बच्चों, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है इस पूरी आरबी एएलपी, तो एएलपी का पूरा प्रोसेस क्या है भाई? एएलपी तो पहले ये पता होना चाहिए ना, एएलपी क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट। तो पायलट हुआ, पायलट तो जहाज उड़ाता है, तो लोको पायलट रेल चलाता है, ये मान लीजिए। और आप शुरुआत में असिस्टेंट रहोगे, है ना, फिर फुल्ली लोको पायलट बन जाओगे आप, फिर आपको ट्रेन फुल्ली आपके हैंड में मिलेगी, है ना, आपके एंड पे। चलो, तो अभी अगर हम देखें तो एएलपी के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1, यानी पहला एक एग्जाम देना होगा, उसको बताऊंगा सीबीटी 1 में क्या आएगा। फिर सीबीटी 2 देना होगा, यानी 2 तो एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के देने हैं। फिर सीबीएटी होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये इस तरह का होता है, मान लीजिए आपने पीछे, जैसे ये रेलवे में कभी भी ध्यान रखना होता है कि भाई जब आप ट्रेन चला रहे हो ना, तो सीबीएटी इसलिए जरूरी होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि पहले कौन सा सिग्नल था, फिर अगला कौन सा है, मतलब 2-3 चीजें तो कम से कम दिमाग में होनी चाहिए ना एक ड्राइवर के, कि मैंने पीछे क्या क्या देखा, है ना। तो वो सीबीएटी सिर्फ उस चीज को चेक करता है आपको, कि कुछ दिखा देंगे, फिर आपको पूछेंगे कि आपने पिछले पेज पे क्या देखा था, है ना, मतलब एक पिक्चर्स दिखा करके। तो इस तरह का ये टेस्ट होता है, तो वो आपको जब पढ़ाया जाएगा तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी तो 2024 वाले भी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएटी उनको भी पढ़ाएंगे हम, तो उनको भी क्लैरिटी आएगी कि इतनी आसान चीज है, तो इससे घबराना नहीं है, इसमें आपको पास करा देंगे बहुत आराम से। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, तो ये तो आपको करानी है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, एक मेडिकल होगा। तो ये 2 स्टेप्स तो कोई बहुत भारी नहीं है, अगर आप इन दोनों में फिट हो, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेडिकल ठीक है, तो भारी स्टेप 3 लग रहे होंगे, और ये नया सा स्टेप है इसलिए पता नहीं है क्या है। तो भाई ये 2 एग्जाम मेन स्टेप ये है, और इसको मैं आपकी हम गारंटी लेते हैं कि इसको हम पास करा देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ रेगुलर क्लासेस करोगे तो हर एक बच्चा पास होगा। बात है इन दोनों की, सीबीटी 1 जो कि आप समझिए कि जो भीड़ को हल्का करेगा वो सीबीटी 1 करेगा, फिर जो अच्छे अच्छे बच्चे बचेंगे वो सीबीटी 2 में बैठेंगे। ठीक है, तो सीबीटी 2 में भी एक अच्छे खासे बच्चों को पास किया जाता है, लगभग 8 गुना वैकेंसीज का, वो सीबीएटी में बिठाया जाता है। साइकोलॉजी टेस्ट भी आप इसको कह देते हैं कई बार, है ना। चलो, तो अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो आपने जान लिया कि एग्जाम का प्रोसेस ये है, तो क्वालिफिकेशन क्या होंगी? तो क्वालिफिकेशन है 10th पास। देखो बाकी बच्चे इसको नहीं भर पाएंगे, 10th केवल 10th पास ही भर देगा, नहीं, 10th पास के साथ या तो आईटीआई चाहिए, यार ये कह रहा है मैं क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बट आदमी टेक्निकल चाहिए। 10th के साथ या तो आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आप ये फॉर्म भर दोगे, 10th के साथ यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो भी इक्विवेलेंट होता है, तो भाई तो भी आप इस फॉर्म को भर दोगे। बीटेक कर रखी है, भाई 10th करी होगी तभी तो बीटेक करी होगी, तो भाई बीटेक कर रखी है, बी बोलते थे पहले, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो बीटेक या बी, पहला नाम बी था बीटेक का, तो वो कर रखी है तो भी ये फॉर्म भर दोगे। लेकिन बीटेक अगर आपने सिविल में करी है, कंप्यूटर साइंस में करी है, तो नहीं चलेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में करी है, इलेक्ट्रिकल में करी है, मैकेनिकल में करी है, तो वो बीटेक यहाँ चलेंगी, है ना। तो सिविल और सीएस की नहीं चलेगी। तो ये क्लैरिटी आ गई है कि एएलपी के लिए कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर। चलो अब आगे और बता देते हैं। तो भाई देखो, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट उन्हीं को करना है जो पहली बार रेलवे की वेबसाइट पे फॉर्म भर रहे हैं। अब जिनका ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है उनको तो लॉग इन करना है, उनकी सारी डिटेल अपने आप खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो जो पहली बार फॉर्म भरते हैं भाई, तो उनको ना कुल मिलाकर के 12 डिटेल क्रिएट एन अकाउंट में भरनी होती है, जैसे नेम है, फादर्स नेम है, इसमें फिर आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो मॉडिफाई होंगी नहीं, जब फॉर्म में कोई गलती हो गई तो बाकी चीजें मॉडिफाई हो जाएंगी, लेकिन क्रिएट एन अकाउंट वाली नहीं होंगी। ठीक है, चलो, और बाकी चीजों को भी मॉडिफाई करोगे ना तो 250 रुपया मॉडिफाई का देना पड़ेगा। फॉर्म भरने की फीस अलग, मॉडिफाई करने का अलग देना पड़ेगा। चलो अभी मैं एक और बात बता देता हूं जो आगे की इंपॉर्टेंट बात है, कि जो सीबीटी 1 में जो एग्जाम होगा, सीबीटी 1 में जो भी होगा मैं अभी बता रहा हूं, तो उसमें 15 टाइम्स बच्चों को, यानी जितनी भी वैकेंसी है, मान लीजिए 99 70 लगभग 10,000 हो गई, 10,000 गुना 15 यानी 1.5 लाख बच्चों को सीबीटी 2 में बैठाया जाएगा। अब 1.5 लाख बच्चों का सीबीटी 2 होगा, फिर इन्हीं वैकेंसीज के 8 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में भी पास किया जाएगा। अब मान के चलिए, देखो बच्चे ये बेसिक सवाल समझिए कि 20 लाख बच्चे हैं, 20 लाख बच्चे देंगे क्या सीबीटी 1, कुछ एब्सेंट होंगे, कुछ होंगे, तो सीबीटी 1 में 20 लाख में से इतने बच्चों को तो पास ही करना है। अब ये कट ऑफ कितने पे भी चला जाए, और आरबी वाइज पास करना है, हर आरबी में जितनी वैकेंसी है उसके 15-15 गुना उस तरह से पास होंगे। और ये 15 गुना बच्चों को जब पास करेंगे तो भाई ये अच्छे बच्चे होंगे, क्योंकि भीड़ जो फालतू की है, इस 20 लाख में से 1.5 लाख लिए हैं, तो 18.5 लाख बच्चे पहले स्टेज पर बाहर कर दिए। अब 1.5 लाख बच्चों का सीबीटी 2 कराया जाएगा। अब उसमें से भी फिर 8 गुना बच्चों को पास किया जाएगा 1.5 लाख में से भी, तो 8 गुना 10,000 का 8 गुना, 1.5 लाख में से 80,000 बच्चों को सीबीएटी दिलाया जाएगा। फिर बाकियों को वहां फेल करेंगे, अगर वहां फेल नहीं हुए तो फिर सीबीटी 2 में जिसके अच्छे मार्क्स हैं थोड़ी सी कट ऑफ एक बार और ऊपर लगा देंगे। मान लो कि 80,000 बुलाए, वैकेंसी तो कितनी है, तो वैकेंसी तो 10,000 है, सीबीएटी में पास हो गए मान लो 30,000 बच्चे, फिर पता चली उनका मेडिकल वेरिफिकेशन कराया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, मेडिकल कराया, 79,000 में से 30 वहां पास हुए थे सीबीएटी में, और 30 में से फाइनली 15,000 बच्चे पास हो गए, ये 20 हो गए, तो 20 में से 10 कैसे लेंगे, तो सीबीटी 2 के मार्क्स की कट ऑफ और ऊपर कर दी जाएगी। हालांकि सीबीएटी में भी मार्क्स होते हैं, उनको भी जोड़ जाड़ करके फिर एक कट ऑफ बनाई जाती है। ठीक है, चलो, तो फिर उनको हाई कट ऑफ बना करके, मतलब जो भी है उस हिसाब से जोड़ जाड़ कर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये नेगेटिव मार्किंग इन पेपर में 1/3 की दोनों में ही होती है, सीबीटी 1 में भी, सीबीटी 2 में भी।
मेडिकल अभी मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा कि सीबीटी 1 में क्या क्या आएगा, सीबीटी 2 में क्या क्या आएगा, सीबीएटी में क्या क्या होगा, वो सब बताने वाला हूं भाई। सब कुछ एक फुल सॉल्यूशन है एलपी के लिए, और कोई वीडियो नहीं देखना, फिर इसमें सब कुछ है। ठीक है, तो मेडिकल के लिए अगर मैं देखूं तो A1 टाइप का मेडिकल, जिसमें 6x6 दोनों ही आईज की 6x6 चाहिए, विदाउट ग्लासेस चाहिए, विद फॉगिंग टेस्ट। फॉगिंग टेस्ट भी करते हैं, मस्ट नॉट एक्सेप्ट 2D, यानी ये 2D एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो भाई नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस, या आप अपने डॉक्टर को एक बार जाकर के बताओ मुझे ये चाहिए भाई मेडिकल में, ऐसे आई चेक कर दो, खुद देख लेगा हाँ आपकी फिट है या नहीं है। ठीक, किसी भी आई वाले डॉक्टर को दिखा लेना। ठीक है, तो आई का खेल ज्यादा है यहाँ पर, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट। A1 मेडिकल सबसे खतरनाक मेडिकल माना जाता है रेलवे का। A1 आदमी है भाई, वही तो A1 मतलब सबसे अच्छा। ठीक है, एज A1 ग्रेडिंग नहीं देखते बच्चों के, जिनकी ग्रेडिंग सिस्टम होता है छोटे छोटे बच्चों का स्कूलों में, तो A1 B1 A2, तो A1 से थोड़ा नीचे A2, B1 थोड़ा और नीचे, B2 थोड़ा और नीचे, C1 थोड़ा और नीचे, C2 सबसे बेकार। तो जो C2 मेडिकल होता है समझ लो उसमें तो सब कुछ चलता है ना। तो ऐसा कंडीशन बना रखी है। और भाई ये देख लीजिए कि इसमें छूट भी है, ये जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए एज है 18 से 30 साल। अगर ओबीसी है, नॉन क्रीम लेयर वाला, 3 साल की उसको छूट है। 5 साल की छूट है SC ST के लिए। तो SC ST में कोई NCL वाली कंडीशन नहीं होती, लेकिन ओबीसी में NCL वाली कंडीशन होती है, और ये आपके ओबीसी सर्टिफिकेट पर दिख जाएगा नॉन क्रीम लेयर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो आप ये अपने सर्टिफिकेट पर चेक कर लो। और एक बात और जान लो कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट है, इसको जरूर चेक कर लेना कि ये सेंट्रल का है या स्टेट का है। ये सेंट्रल का ही चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा ओबीसी का सर्टिफिकेट। ध्यान देना इस बात पर, है ना। चलो, अब फीस क्या लगेगी फॉर्म भरने में? भाई 500 रुपए फीस लगेगी। और अगर आप SC ST, एक्स सर्विसमैन हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, EBC हो, तो आपकी 250 रुपए फीस लगेगी। लेकिन इन 500 में से 400 वापस हो जाएंगे अगर आपने CBT 1 एग्जाम दिया है, और अगर 250 में से 250 वापस हो जाएंगे इस कैटेगरीज के लिए अगर आपने CBT 1 एग्जाम दिया। अगर ना दें CBT 1, एब्सेंट हो जाएं तो ये पैसे वापस कभी नहीं आने वाले, आपका एक भी पैसा वापस नहीं होगा। तो इसलिए फॉर्म भरते टाइम ये ध्यान रखना कि वो, देखिए फॉर्म भरते टाइम आप फीस किसी भी अकाउंट से सबमिट कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मांगता है कि आप वापस किस अकाउंट में फीस चाहते हो। वहां पर इंटरनेट वाला अपना अकाउंट ना डाल दे, वहां पर आपको अपना ही अकाउंट डालना है, तभी वो फीस उसी अकाउंट में आएगी। ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID, 2 चीज बहुत बहुत जरूरी है, संभाल कर रखना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, वरना वो चीज गई तो कभी आप एडमिट कार्ड के लिए परेशान रहोगे, कभी आप और चीजों के लिए परेशान रहोगे, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सब परेशानियां रहेंगी नहीं आपको। चलो, अगर मैं देखूं भाई यहां पर CBT 1, द मार्क्स ऑफ CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल, यानी फाइनल लिस्ट के दौरान CBT 1 मार्क्स का कोई अर्थ नहीं है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है और CBT 2 में जाने के लिए है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो CBT 1 क्या होगा, 60 मिनट मिलेंगी 75। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा लिखा हुआ ज्यादा लग रहा होगा, बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं कि 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स होंगे, टाइम 60 मिनट होगा, 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, यह मैं बता ही चुका हूं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। यह CBT 1 का फुल प्रोसेस है। अब आपको यह तो पता ही नहीं लगा सर आएगा क्या क्या, CBT 1 में आएगा क्या क्या। अगर आप मेरे को यह पूछना चाहोगे तो CBT 1 में 10 नंबर का तो GK और करंट अफेयर्स मिला के आएगा, केवल GK इतनी सी है। हाँ, साइंस 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर, मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर। तो ये रोल है, रीजनिंग का रोल सबसे ज्यादा है। तो इन 75 क्वेश्चन में थे, अगर मैं पीछे दिखाऊंगा आपको RRB की विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ऐसी भी RRB है जिनमें 42-43 पे कट ऑफ गई है 75 में से, और ऐसी भी 55 पे भी गई है, 54 पे भी गई है। तो जो सारी कट ऑफ है हम कह सकते हैं कि 40-42 से लेकर के 55, 56, 57 तक रहती है 75 में से, और इनमें इतने मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और 1.5 लाख बच्चों में आना है, 1.5 लाख में भी नहीं, सोचो ना 1.5 लाख वैकेंसीज हैं, अगर आप उसमें भी नहीं आ रहे तो फिर 10,000 में उम्मीद क्यों कर रहे हो कि आपका नंबर आएगा। उसमें तो CBT 1 तो बहुत आसानी से पास हो जाना चाहिए, अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर आप ये फॉर्म भरने लायक थे ही नहीं, ये आप मान लीजिए। ठीक है, अब मैं अब CBT 2 की बात करता हूं। CBT 1 समझ में आ गया, CBT 2 यानी 1.5 लाख बच्चों का ये होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। जो पार्ट B होगा, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल चीजें इसमें पूछी जाएंगी, और जो टेक्निकल चीज है उसमें क्वालिफाइंग होगा ओनली, यानी 75 क्वेश्चंस आपके सब, आप मैकेनिकल हो, मैकेनिकल का डिप्लोमा है तो मैकेनिकल वाले पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? 75, मात्र 35% लाना है। फिर 75 में से आप 35% लाओ या 80% लाओ, सब बराबर है। तो ये जस्ट क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग। 35% ले आओ, आपका बेड़ा पार। चलो, अब लेकिन असली खेल इसका है पार्ट A का। तो जो पार्ट A है ये 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। भाई इसमें भी 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 35% लाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। तो इस पार्ट A में ऐसा क्या है? पार्ट B में तो बता दिया टेक्निकल वाला पार्ट है, पार्ट A में क्या है तो एक बार जान लेते हैं। पार्ट A में, पार्ट A CBT 2 का, तो CBT 2 का जो पार्ट A है वही मैथ्स जो आप CBT 1 में देखे आए वो 25 क्वेश्चन पूछ लेगा। रीजनिंग जो CBT 1 में देखे आए तो ये तो भाई कुछ टेंशन ही नहीं है, CBT 1 पास ही इनके दम पे किया होगा। ये है मेन चीज जो अलग देखने को मिल रही है, ये 50 क्वेश्चन, यानी यहां GK GS का झंझट खत्म ही है, बिल्कुल खत्म है। साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये साइंस में भी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं, और इंजीनियरिंग के थोड़े से चार्ट,
इसको हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं सीबीटी 2 वाले बच्चों को, बहुत खुश है बच्चे, और पेपर देंगे तो मजा भी आएगा उनको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट धर्मेंद्र सर हमारे यहाँ एक सर हैं और भाई बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं इस पार्ट को। ठीक है, चलिए तो 50 क्वेश्चन उसके, तो 100 मार्क्स आपके इसके हो जाएंगे पूरे। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का ये पेपर है, यही वो आपको तय करेगा कि आपको आपकी आरआरबी में एक सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये मेन पेपर है, क्योंकि जो पार्ट बी वाला है ना वो तो क्वालिफाइंग है, उसके तो मार्क्स नहीं जोड़ने कहीं भी। और भाई देखो जो पार्ट बी है ना, किसको क्या आएगा वो आप देख सकते हो कि कौन सा वाला ट्रेड है और क्वालिफिकेशन क्या है। यानी आप अगर क्वालिफिकेशन में थोड़े कमजोर हो कि अभी नहीं पता चल पा रहा है कि मेरे इस, अगर इलेक्ट्रिकल वाले हो तो आपको ये चीजें आएंगी, ये आपके ट्रेड होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो तो आपकी ये चीजें आएंगी, और अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो आपको ये चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको सब्जेक्ट ऑफ द चॉइस आपको ये मिल जाती है। ठीक है भाई, तो आपको ये क्लैरिटी इससे और ज्यादा हो जाएगी आपके अपने सब्जेक्ट्स की। चलो अब ये है सीबीएटी, तो सीबीएटी में साफ साफ लिखा है कि 8 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में पास किया जाएगा फॉर सीबीएटी। ठीक है, फॉर सीबीएटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ सीबीटी 2। सीबीटी 2 में जो भी आप मार्क्स लाओगे, पार्ट ए में ओनली, पार्ट बी तो बता दिया ना क्वालिफाइंग है, पार्ट ए में जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उस हिसाब से 8 गुने बच्चों को लिया जाएगा, उस हिसाब से कट ऑफ लगेगी, सीबीएटी में लिया जाएगा। सीबीएटी का क्या आगे प्रोसेस है वो मैंने और भी वीडियोस में बता रखा है, तो उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं, उन सबको जोड़ करके फाइनल मेरिट लगती है। तो भाई ये मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, पर विचार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।